मेरा नाम फवाद शाहीन है। मैं एक लॉयर हूँ और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। हम लोग जिस दिन से मामला हुआ है तब से इस पूरी घटना को देख रहे हैं और आज मैं सिर्फ कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जावेद मोहम्मद साहब की गिरफ्तारी, उनकी धर्मपत्नी परवीन फातिमा जी और सुमैया फातिमा, उनकी जो 19 साल की बेटी है, जिस तरह से उनको 36 घंटे अवैध तरीके से पुलिस ने हिरासत में रखा और जिस तरह से इस परिवार के घर को बिल्कुल अमानवीय और गैर कानूनी तरीके से ढाया गया, उसके ऊपर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो 10 जून को रात में तकरीबन 8:45-9 बजे के बीच में इलाहाबाद पुलिस के कुछ लोग आकर के जावेद साहब से ये कहते हैं कि हम एसपी साहब आपसे बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत करने के नाम पे उन्हें वो पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाते, बल्कि जावेद साहब खुद अपनी बाइक में बैठ के उस दिन पुलिस स्टेशन गए। फैमिली को कुछ नहीं बताया गया कि इनको हिरासत में लिया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, किसी क्राइम के एलिगेशन में इनसे पूछताछ होनी है। बातचीत के नाम पर इनको ले जाया गया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगले दिन जब तक कि एसपी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बता दिया था कि इस घटना के कनेक्शन में उनको पकड़ा गया है, तब तक 1-2 घंटे पहले तक भी इलाहाबाद पुलिस के कोई भी कर्मी उनसे जब सवाल पूछा जा रहा था तो वो ये एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं थे कि जावेद साहब उनकी हिरासत में है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी तरीका है और ये दर्शाता है कि पुलिस का जो नियत थी वो शुरू से साफ नहीं थी। उसके बाद आप देखिए उसी रात 10 जुमे के दिन रात को तकरीबन 12 बजे 10 जून की रात पुलिस के कुछ लोग आते हैं और परवीन फातिमा जी और उनकी बेटी सुमैया से कहते हैं कि आप अपना मोबाइल फोन लेके हमारे साथ चलिए। उनको भी या वहां घर पे मौजूद जो बाकी परिवार वाले थे उनको भी कुछ नहीं बताया जाता है कि इनको क्यों ले जाया जा रहा है, क्या बात करनी है, कहां ले जाया जा रहा है। और अगले दिन तकरीबन 5-6 बजे तक ये पता भी नहीं था, सिर्फ अफवाहें उड़ रही थी कि फला थाने में है या फला थाने में है, कहां रखा गया है, किस वजह से बुलाया गया है, ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। और 36 घंटे तक तकरीबन 1.5 दिन तक उनको बिना किसी वजह के डिटेन करके रखा गया। और जब उनको 24 घंटे पूरे हो रहे थे, जब ये लग रहा था कि कानून के हिसाब से 24 घंटे से ज्यादा जब पुलिस किसी को रखती है तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है, वो मजिस्ट्रेट के सामने उनको कभी प्रेजेंट नहीं किया गया। और जब वो 24 घंटे का वक्त करीब आ रहा था और घर वाले परेशान होकर थाने में फोन कर रहे थे, पुलिस वालों को फोन कर रहे थे, कई इलाहाबाद के जो शहर के बड़े लोग हैं, जो असरदार लोग हैं, वो थाने जा करके उनसे छुड़ाने की मांग कर रहे थे, तो पुलिस वाले घर वालों से ये कह रहे थे कि पहले तुम अपना घर खाली करो, उसके बाद हम तुम्हारी मां और बेटी को छोड़ेंगे। उसी दिन फ्राइडे को 10 जून की रात में जब उनके पिता को ले गए, उनकी मां और बहन को ले गए, तो रात को 2 बजे के आसपास इलाहाबाद पुलिस का एक और दल आया आफरीन फातिमा के घर पे। और आफरीन फातिमा और उस घर में जो और महिला और बच्चे मौजूद थे, पहले उनको अपने साथ ले जाने की बात की। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं, आप सनसेट के बाद बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, हिरासत में नहीं ले सकते, जब उन्होंने उनके सामने कानून की तर्क रखे, तब पुलिस वालों ने कहा तो कम से कम तो अपना घर खाली करो, हम इस पर सील लगाएंगे। इसका कोई नोटिस उनको नहीं दिया गया, कोई वजह नहीं बताई गई। आप ये तसव्वुर कीजिए कि रात में 2 बजे आपके घर पे पुलिस आए, आपको कोई वजह ना बताए, आपको कोई कागज ना दिखाए और आपसे कहे हम तुम्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, हम तुमको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आप मना करें तो आपसे कहें कि घर खाली करो, नहीं तो हम इसको बाहर से सील लगा देंगे। ये पूरी चीज जो है वो अगले 1.5 दिन तक चलती रही। अगले दिन जब भीड़, मोहल्ले वाले लोग इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा हुई, तो पुलिस कुछ पीछे हटी, लेकिन रात को शनिचर की रात में फिर वही चीज रिपीट हुई। पूरे दिन प्रशासन से बातचीत में प्रशासन के लोग ये कहते रहे कि कोई अवैध कार्रवाई नहीं होगी, अगर डिमोलिशन की कोई बात है तो वो प्रोसीजर से होगी, उसका प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब बातें करते रहे। लेकिन रात में 11 बजे के करीब जब घर में फिर से, क्योंकि घर के आपने जो पिता है उनको गिरफ्तार कर लिया था, मां और बहन तब भी पुलिस की हिरासत में थे, उनकी कोई खबर नहीं थी और घर में सिर्फ कुछ महिलाएं मौजूद थी। उस वक्त पुलिस ने आके ये कहा कि आप जो है अपने घर को खाली कीजिए और इसमें डिमोलिशन का ऑर्डर आ चुका है, और एक नोटिस घर के ऊपर चिपका के वो चले गए। उस नोटिस की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। वो नोटिस एलिजिडली वो प्रोसेस है जो कि इलाहाबाद के प्रशासन ने फॉलो किया। डिमोलिशन का नोटिस था जो ये कह रहा था कि 1 महीना पहले 9 मई को कोई नोटिस दिया गया था परिवार को कि उनके कुछ प्रोविजंस नहीं फॉलो किए गए हैं
लोकल एक्ट के उनके घर को बनाने में, इसलिए उनको उसका जवाब देना होगा। फिर उसमें कहा गया कि 24 मई को उनके घर के ऊपर एक सुनवाई हुई और एक ऑर्डर पास हुआ और 9 जून को उनको घर खाली करने के लिए कहा गया। लेकिन अगर ये पूरी प्रोसेस हुई होती तो एक बुनियादी सवाल ये बनता है, पहली बात तो फैमिली के पास ऐसा कोई नोटिस आया नहीं था, लेकिन अगर आप फैमिली की बात को यकीन नहीं भी करना चाहते, अगर इतना लंबा लीगल प्रोसेस हुआ होता तो एक बुनियादी बात तो सामने आती कि घर किसके नाम था, उसका मालिकाना हक किसके पास था। वो नोटिस आया था जावेद मोहम्मद साहब के नाम में, जबकि घर जो है वो आफरीन फातिमा की जो वालिदा है, उनकी जो अम्मी है, उनके नाम है, बल्कि उनकी भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। घर उनके नाम है, जमीन उनके नाम है, और इलाहाबाद प्रशासन का ये कहना है कि पूरी कार्रवाई उन्होंने 1-1.5 महीने की थी और ये बेसिक बात भी उनके सामने नहीं आई। उसके बाद आप और बदमाशी देखिए उस नोटिस के अंदर कि वो नोटिस था 10 जून का, जो कि फ्राइडे का नोटिस था, लेकिन 11 जून की रात को बिल्कुल 11 बजे के करीब उसको आकर घर के ऊपर लगाया गया। इसकी वजह भी साफ है बैकडेटेड नोटिस लगाने की, क्योंकि अगर वो फ्राइडे की रात में ये नोटिस लगाते तो जाहिर सी बात है कि परिवार वाले कोर्ट जाते, नोटिस को चैलेंज करते, और जो उसके अंदर इलीगैलिटीज हैं, क्योंकि वो जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जो प्रीवियस नोटिस की बात कर रहे हैं, उसका कोई एविडेंस, कोई कॉपी उन्होंने नहीं दिया है। अगर वो जाते तो ये जो बुनियादी किस्म के उसमें फ्लॉज और एरर्स थे वो सामने आ जाते। वो सामने ना आए इसलिए सैटरडे की रात में चिपकाया गया, ताकि संडे कोर्ट बंद होता है, कोई कार्रवाई ना हो सके और बिना किसी कोर्ट के सुपरविजन या सवाल के इस घर को ढा दिया जाए। ये पूरी जो कार्रवाई गिरफ्तारी और हिरासत में लेने से लेके डिमोलिशन के लिए जो प्रक्रिया उन्होंने इस्तेमाल की, वो साफ कर देता है कि इलाहाबाद पुलिस और प्रशासन की कभी भी नीयत साफ नहीं थी, वो कानूनी तरीके से चले ही नहीं। और साथ में हमको ये भी सोचना होगा, प्रोसीजर की इस केस में बहुत बात हो चुकी है, प्रोसीजर कोई हंसी मजाक के लिए नहीं बनाया गया है या कोई कागज भरने के लिए नहीं बनाया गया है। ये प्रोसीजर इसलिए बनाए गए हैं ताकि पुलिस और प्रशासन अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके ऐसे जुल्म ना कर सके। लेकिन इलाहाबाद में पुलिस ने और प्रशासन ने जावेद मोहम्मद साहब और उनके पूरे परिवार के साथ इसी तरह का जुल्म किया है और कंप्लीटली इलीगल और अनकॉन्शियनेबल तरीकों से पहले उनको हिरासत में रखा गया, आज भी जावेद साहब को अपनी गिरफ्तार करके रखा हुआ है और उस पूरे परिवार के घर को बिना सोचे समझे, बिना कानून का बेसिक प्रोसीजर फॉलो किए उसको ढाया गया। इसके अलावा हम कोई बात नहीं रखना चाहते, ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपके सामने हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी और मुल्क की जो जुडिशरी है जिसके सामने ये जाने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी जिस तरह कानून का खिलवाड़ किया गया है और उसका मजाक बनाया गया है, उसके ऊपर कोई सख्त रवैया अख्तियार करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, मैं ज्यादा बात तो यहाँ नहीं करूंगी। इससे पहले जो वक्ता थे उन्होंने बात काफी लंबे तरीके से, अच्छे तरीके से रखी आपके सामने और सब लोग जानते हैं। फैक्ट्स को रिपीट करने के लिए को दोबारा मैं रिपीट नहीं करना चाहती, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आज हम लोग यहाँ पर, आज जो मैं आई हूँ, मेरा संगठन, हम सब लोग ये अनकंडीशनल सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं फातिमा, आफरीन फातिमा के लिए, उनके परिवार के लिए, और ना सिर्फ आफरीन के लिए बल्कि वो सारे मुसलमान जो इस देश के अंदर आज एग्जिस्टेंस की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी जाने से लेके अपने घर को बचाने तक की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ना सिर्फ भाजपा की सरकारें बल्कि बाकी भी स्टेट की, जो झारखंड में हमने देखा, सरकारें गोली चला रही हैं। आज हम उनकी सॉलिडारिटी में और सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं। और साथ में मैं एक और बात करना चाहूंगी कि अब बहुत ज्यादा जरूरी बन गया है टू कॉल अ स्पेड एज अ स्पेड। एंड आई बिलीव आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा हियरिंग था मामले का, जहांगीरपुरी के मामले के अंदर फिर से एक एप्लीकेशन दर्ज किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, जो आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब ये भी नहीं कहेंगे कि वो खत्म होने की कगार पे है, वो पूरी तरह से बुलडोज हो चुकी है और उसको उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ने खुद बुलडोज किया है, खुद ट्वीट करके। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हो या बाकी पुलिस प्रशासन हो, वो इस बात को कहती है कि देखिए इस मकान को हमने गिरा दिया। ये प्रशासन के लोग, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं। और अगर उनसे सवाल किया जाए कि किस कानून के आपने दायरे के अंदर ये किया है, तो उनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये किसी भी इस देश के किसी भी कानून के अंदर कहीं पे भी पनिशमेंट नहीं दिया गया है किसी भी एक्यूज को कि उसके मकान को गिराया जाएगा। और इफ आई एम रॉन्ग देन पॉइंट इट आउट, पर ये कहीं पे भी नहीं है।
दूसरी बात, एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि जो इंस्टीट्यूशन आज इस देश के हैं, जो हमारी अदालतें हैं, जो हमारे कोर्ट है, और ये मैं एज अ वकील कह रही हूँ, आज हम प्रेजेंट थे जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर टेकअप किया गया, ये बहुत जरूरी है कि हमारे कोर्ट आज इसको सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट ऑफ इंक्रोचमेंट के ऊपर कार्रवाई की गई है ये ना देखें। ये कड़ी है और ये बहुत डेंजरस कड़ी है, इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड, और एक चेन है जो मध्य प्रदेश में मामा जो बुलडोजर मामा बने और योगी जो बाबा बने, ये चेन है जिसको देखना पड़ेगा। जो चेन में ये खुद लोग ट्वीट करते हैं, खुद बोलते हैं कि जहांगीरपुरी के अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें, क्योंकि हम उस मामले में ज्यादा करीबी से देख रहे हैं, जहांगीरपुरी में 16 तारीख को सो कॉल्ड क्लैश होता है दो कम्युनिटीज के बीच में। इस बारे में बात नहीं किया जाता कि एक पूरा मॉब वहां पर आया था, उसके हाथ में क्या हथियार थे, इसके ऊपर तो चर्चा नहीं होती। लेकिन 17 तारीख को भाजपा के जो दिल्ली के प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि जहांगीरपुरी के एरिया के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, और यहाँ से नैरेटिव सेट होता है। 17 नहीं 19 तारीख को, 17 तारीख को मीडिया चैनल्स चलाना शुरू करते हैं, और 19 तारीख को वो पत्र लिखते हैं नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि यहाँ रोहिंग्यास है, और जो एक्यूज है जहांगीरपुरी के आतंक के अंदर, वायलेंस के अंदर, उसके उनके घरों को तोड़ा जाए। वो लेटर है, ये मैं खुद से नहीं कह रही। तो जो कोर्ट ये कह रहा है कि कोई लिंक एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, लिंक हमारे सामने है। You have your eyes and ears, you can see. And then on 20th April हम देखते हैं कि जहांगीरपुरी में डिमोलिशन होता है। स्ट्रीट वेंडर्स जितने वहां पर उनके छोटे-छोटे क्या थे वहां पर, कार्ट्स थे, कियोस्क थे, जो छोटी-छोटी दुकानदारी कर रहे थे, वो सबको तोड़ दिया जाता है, और 99% उसमें मुसलमान होते हैं। तो ये कहना जरूरी है, और कोर्ट को आज ये पूरा जो सिस्टमैटिक इनजस्टिस, सिस्टमैटिक वायलेंस खारगोन से इलाहाबाद तक, इलाहाबाद से कानपुर तक ये जो चल रहा है, और गुजरात के अंदर भी किया गया था, इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून है। कानून नोटिस के बारे में बात करते हैं, ड्यू प्रोसीजर के बारे में संविधान बात करता है, लेकिन कहाँ पे ड्यू प्रोसीजर को फॉलो किया गया, तो ये देखना पड़ेगा। इसीलिए कोर्ट आज इस मसले को कॉग्निजेंस ले, इसके ऊपर एक्चुअल में अमल करने वाली कुछ गाइडलाइंस लेके आए, और इस बात को कहें कि ये जो बुलडोजर चल रहे हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बुलडोजर है, इसको बोलना पड़ेगा। और आखिरी में मैं एक और बात कहना चाहूंगी, जो आम सिविल सोसाइटी है, जो इस देश के नागरिक हैं, कि हम लोगों को ये कहा जा रहा है, टीवी में दिखाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है कि देखिए, और आपको ये सिक्योर किया जा रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर होगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पड़ोस वाले का ही घर टूटेगा, उसी का ठेला टूटेगा। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं आपको संचेत होना चाहिए, आपका भी घर टूट सकता है, नो, ये भी नहीं टूटेगा, और सिर्फ मुसलमान की ही हत्या की जाएगी। लेकिन क्या आप ऐसे देश में, और क्या आप ऐसे नागरिक हैं, क्या आप ऐसे इंसान हैं जो इस चीज के ऊपर जश्न मनाएगा? अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आप अपने बच्चों को सच में ऐसा बनाना चाहते हैं जो जेनोसाइड की कॉल हरिद्वार में दिए गए कि जाओ जाके हत्या करो? क्या आप हत्यारे बनाना चाहते हैं? आप क्या खुद आप हत्या करना चाहते हैं? ये सवाल है। सॉलिडारिटी के लिए यहाँ पर हम हैं, और इन दैट आई वुड ओनली से कि सैल्यूट टू आफरीन, सैल्यूट टू एवरीबॉडी हु इज फाइटिंग दिस फाइट, एंड वी आर विद यू। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।